तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता हिंदी में, संभावना, पॉसिबिलिटी। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक समझना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का। सबसे पहले बात की जाती है प्रोबेबिलिटी के अंदर किसकी? वो है एक्सपेरिमेंट। कोई याद दिलाएगा मुझे एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? 11th क्लास में पढ़ा था आपने। एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी तुक्का मारना चाहेगा? तो मतलब इवेंट होता है इसमें पता लगाते हैं कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। पॉसिबिलिटी पता लगा दें सर उसमें। ऐसी सिचुएशन जहां हम प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर सकते हैं, जहां हम प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर सकते हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे एक कॉइन उछालना, एक कॉइन का उछालना ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब इस कॉइन के उछालने में हम प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। कैसे? कहता है बताओ भाई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बोलते हैं ना। डाई का उछालना ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक थैले में से बॉल निकालना एक्सपेरिमेंट है। कार्ड आप एक ड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग ए कार्ड, ड्राइंग ए बॉल, ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। ये समझ आ रहा है? तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो एक एक्सपेरिमेंट के अंडर ही काम कर रहा होगा ना। आपको एक सिचुएशन दे देगा जहां हम प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर सकते हैं, इसका मतलब वो आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया है, उस एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा सकता तो कैसे आप कर पाते हो, है ना? प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन, प्रोबेबिलिटी का केस अराइज हो रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर सकते हैं जिस केस में हम ऐसी सिचुएशन में, उनको हम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। तो आप जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां आप देखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। जैसे एक कॉइन को जब आप उछालते हो, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये क्लियर है बात? जी सर। ऐसे ही अगर आपने 2 कॉइन उछाले होते तो भाई हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। ये ठीक है? यस सर। यस सर। 3 कॉइन उछालते हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? क्या क्या आएंगे बताओ? सर 8 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। 8 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, ठीक है। बताओ क्या होगा वो? सर वो तो पहले ऐसे लिखते थे ना, 4 बार एच 4 बार टी, फिर एच टी, हाँ सर, फिर मैं 2 यही बार एच 2 बार टी। मैं यही सुनना चाह रहा था, इसी एक के लिए वेट कर रहा एक था। एच टी एक टी ऐसे करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास जो है 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे आपका चल रहा है। तो ये आपको सैंपल स्पेस मिल रहा है। एक डाई आप उछालते हो, ऐसी 4 कॉइन उछालते तो आप 16 आउटकम मिलते हैं। 16 आउटकम मिलते हैं। 8 बार हेड लिखते, 8 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक डाई आप उछालते हो तो सैंपल स्पेस आपको कितना मिलता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 डाइस उछालते हो तो क्या होता है? 1 1 मिलता है, 1 2 मिलता है। ये सब आपने पढ़ लिए हैं बस, ठीक है। मतलब सैंपल स्पेस हम जो है
11th क्लास में हमारा पहला ही टॉपिक सैंपल स्पेस के ऊपर था, पूरी एक्सरसाइज हमने सैंपल स्पेस के ऊपर पढ़ी, याद है? यस सर। यस सर। तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की हमें जरूरत नहीं है। सैंपल स्पेस समझ आ गया कि हाँ सैंपल स्पेस अलग अलग तरीके से सैंपल स्पेस मिलेंगे आपको। एक कॉइन को उछाला, हेड आया तो दोबारा कॉइन उछाल दिया, टेल आया तो एक डाई थ्रो कर दी, ऐसे भी खेलेगा। अलग अलग सैंपल स्पेस हमने बनाने तब सीखे थे। तो सैंपल स्पेस समझ आ गया सबको, सैंपल स्पेस क्या है। अब बात आती है इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होते हैं? बताओ भाई, इवेंट्स क्या है? तो यही होते हैं कि तुमने हेड्स को, मतलब कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस किया, ये तो एक्सपेरिमेंट है। तो कॉइन को इवेंट ये टॉस होगा कर, कि हमें हेड मिल गया। हेड का आना, यस ये बोलना ठीक है। ऐसे बोलते हैं, इवेंट का मतलब है घटना, ठीक है। इवेंट का मतलब है घटना। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक घटना घट गई। क्या घटना घटी है? आप एक कॉइन उछाल रहे थे, हेड आ गया। हेड का आना एक घटना घट गई ना। टेल आ गया, डाई उछाल रहे थे, 6 आ गया। कार्ड से खेल रहे थे, एक कार्ड निकाला, किंग आ गया। इवेंट का मतलब है घटना, अकरेंस, क्या हुआ। आप जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या हुआ, क्या मिला आपको, वो इवेंट है, ठीक है। इवेंट का मतलब है घटना। मैंने एक से पूछा, बताओ भाई इवेंट क्या होता है, कहते सर पार्टी। अच्छा पार्टी, तो पार्टी जो है इवेंट पार्टी है, हाँ घटना है। तो इवेंट्स मतलब हम यहाँ पर किसी घटना की बात कर रहे हैं, किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अकरेंस की बात कर रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या आया, क्या है। आप डाई थ्रो कर रहे थे, आया क्या है, ठीक है। इवेंट की अगर बेसिक डेफिनेशन बोली जाए तो आप लिख सकते हो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये बात क्लियर है? जी सर। जी सर। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्योंकि सैंपल स्पेस, अब जब आपका सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबल आउटकम है, उसी में से कोई इवेंट होगा, है ना भाई। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार उछाल रहा हूं तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, इनमें से कुछ आ रहा होगा। तो जो इवेंट होता है वो कोई ना कोई सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, ठीक है। तो कैसे कैसे इवेंट आप देखते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स की हम बात कर लेते हैं। आपने पढ़े हुए टाइप्स ऑफ इवेंट, कौन याद दिलाएगा टाइप्स ऑफ इवेंट क्या क्या पढ़े आपने? किसी को याद है? सब नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पता है कि वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। डिसजॉइंट इवेंट शायद। आपने एक डाई उछाली, आपने एक डाई उछाली और मैंने बोला 7 आएगा, 7 आएगा क्या? पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, पता चल गया तुम्हें। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि भाई फाइ पॉसिबल नहीं है भाई। कुछ तो पॉसिबल होता ही है ना। आप ऐसी बात थोड़ी करोगे। अगर आपने ऐसी बात कर दी, बात तो कर दी ना, एक घटना तो आपने बताई कि हाँ भाई 7 आएगा, 7 तो नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, तो है ही नहीं मेरे पास 7 उसमें। मतलब वो इवेंट भी खाली, वो इवेंट भी हो, क्योंकि एनी सबसेट बोला है। 5 भी तो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। 5 भी तो सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो ये भी एक इवेंट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है, आपने डाई उछाली और मैंने बोला कि भैया 1 2 3 4 5 6 आएगा। सही बोला आप, बिल्कुल श्योर इवेंट। पूरे का पूरा सैंपल स्पेस ही बोल दिया। हर सैंपल स्पेस खुद का सबसेट तो होता ही है ना। तो ये श्योर इवेंट है कि होना ही होना है।
कॉइन उछाला, कहते क्या आएगा, कहते हेड या टेल, कहते हाँ हेड या टेल ही आएगा, श्योर इवेंट। ठीक है, सिंपल इवेंट, यस जिस सर। सेट में एक सिंगल एलिमेंट होगा, जिस सेट में एक सिंगल एलिमेंट होगा वो हमारा सिंपल इवेंट कहलाएगा। जिस इवेंट में एक एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट को बेसिकली हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। एक होता है हमारा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट्स क्या है, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो हमारे कंपाउंड इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, यस, ये क्लियर है। जी सर। हाँ सर। इसके बाद आता है आपके पास ऑपरेशन ऑन इवेंट। इवेंट्स पर क्या क्या ऑपरेशन आप देखते हो, तो जिनमें सबसे पहला आपके पास यूनियन है। तो ए यूनियन भी आप कैसे निकालते हो, ए यूनियन भी कैसे निकालते हो, आप बोलते हो इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आते हैं, एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बोथ, है ना, यही बोलते हो। जी सर। दूसरा इंटरसेक्शन की बात भी करते हो आप। देखो जो प्रॉपर्टी सेट थ्योरी में लगती थी वही प्रोबेबिलिटी भी अंदर भी लगेगी, क्योंकि हम यहाँ हर एक इवेंट सेट में लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट की हम बात करते हैं, एक्स ए में होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी बी माइनस ए हो जाएगा। चौथा कॉम्प्लीमेंट इवेंट, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में वहां यूनिवर्सल सेट यूज करते थे, यहाँ सैंपल स्पेस यूज करते। तो ये क्लियर है आपके पास, चार इवेंट, चार ऑपरेशन हमने पढ़े थे ऐसे, है ना। हाँ सर। यस सर। अभी इन ऑपरेशंस को पढ़ने के बाद हमारे सामने दो टाइप और निकल के आते हैं, जिनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। किसको याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं भाई। जिनमें कुछ कॉमन होता है। जिनमें कुछ नहीं कॉमन होता, ऐसे डिसजॉइंट इवेंट्स कौन से होते हैं फिर? यही तो होते हैं डिसजॉइंट। अच्छा ठीक है सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोलते हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, एक एग्जांपल से समझ सकते हो। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास सैंपल स्पेस है। आपने बोला एक ए इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6, बी इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5। क्या ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ जी, कोई कॉमन है 1 3 5 2 4 6 में? नो सर। तो दे आर डिसजॉइंट इवेंट नहीं और नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे या डिसजॉइंट इवेंट कहलाएंगे। एक कहलाता है आपके पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, ऐसे इवेंट जिनका यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आ जाए। जैसे ऊपर भी देख रहे हैं, इनका यूनियन करूंगा तो क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस। तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्लियर है सबको? अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। जैसे आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप ये चेक करते हो उस इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? कोई मुझे बताएगा हम ऐसा क्यों करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मान लो मेरे पास सैंपल स्पेस, छोटी बात ही करता हूं मैं हमेशा, 1 2 3 4 5 6 एक सैंपल स्पेस है जिसमें एक डाई उछाली हमने। मैंने बोला गेटिंग एन इवन नंबर, तो बोला 2 4 6 गेटिंग एन इवन नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो आप क्या बोलते हो? सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। मैं बस ये पूछना चाह रहा, ऐसा क्यों बोलते हो? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये नीचे रखते हो ना, ऐसा क्यों करते हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर क्योंकि पॉसिबल आउटकम बड़े होते हैं फेवरेबल आउटकम से, ज्यादा होते हैं। इसलिए वो नीचे रहेगा, है ना। देखो कॉमन सेंस कहती है कि अगर मेरे पास एक डाई में उछालता हूं तो 6 आउटकम है, किसी भी एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? किसी भी एक को, कॉमन सेंस कहती है एक 6 में से एक है तो 1/6 आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। 1 के आने की जी प्रोबेबिलिटी जी कितनी है? 1/6। 2 1/6 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 3 के आने की कितनी है? 1/6। 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6, राइट। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काउंट करने गए तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कहता 1/6। 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कहता 1/6। 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कहता 1/6। और मैं प्लस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि 2 भी आ सकता है। मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर, इवन में तो ये बोला गया ना 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। या तो 2 आएगा या 4 आएगा, 6, तीनों थोड़ी आ रहे हैं एक साथ। मैंने तो एक ही बार डाई उछाली है। तो जब एक बार डाई उछाली, गेटिंग एन इवन नंबर की बात कर रहा हूं, तो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या वाली फीलिंग आ रही है, प्लस लगेगा। तो ये ऐड करा तो कितना हो गया? 3/6। अब मैं बोल सकता अरे ये तो उतने ही है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बोला जाए, और नीचे क्या है? ये क्या है? ये तो टोटल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस है। इसीलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। समझ आ रही है बात? हाँ जी, क्लियर है ये बात कि क्यों लिखा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट हाँ ऑफ ए सर। ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस? अगर मैं कार्ड्स की बात कर रहा होता, कार्ड सबको पता है कि भाई टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक, जिनमें से यस सर। आपके फेस कार्ड्स, आपके 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, और बाकी अदर कार्ड्स हैं एस 2 3 10 तक, है ना। टोटल कार्ड आपके कितने हैं? 52 कार्ड है। 52। 3 ये हैं, 10 ये हैं, है ना। किसके? अगर मैं बोलूं क्लब के 3 हो गए, स्पेड के 3 हो गए, हार्ट के 3 हो गए, और डायमंड के 3 हो गए, ठीक है। 3, डायमंड। तो ये आपके पास ये 40 हो गए, ये 12 हो गए, टोटल 52 कार्ड हो गए ना। अभी ये दोनों पता है हमें ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और ये दोनों हमारे रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। ब्लैक कार्ड होते हैं, ये हमारे रेड कार्ड होते हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं टोटल मेरे पास 52 कार्ड है, बताओ भाई एक कार्ड मुझे निकालना है, किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या बोलते हो आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। सर 1/13 हो जाएगी ना। सर 4/13। 4/13 होगा। क्यों? 4/52 4/52 4/52 4/52 क्यों बोला? सर क्योंकि चारों कलर्स में से किसी में भी आ सकता है ना।
चारों कार्ड में से 4 किंग होते हैं, कोई सा भी किंग आ सकता है। मैं ऐसे बोलूंगा, मैं हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालूंगा, 1/52 होनी चाहिए। अब किंग वो स्पेड का भी हो सकता था 1/52, वो क्लब का भी हो सकता था 1/52, या फिर वो डायमंड का हो सकता है, या फिर वो हार्ट का हो सकता है ना। तो आपके पास टोटल कार्ड होगा 4/50। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी की समझ होनी चाहिए। अच्छा, मुझे किंग निकालना है, भाई आपके दिमाग में 1/4 ना आ जाए, किसी के दिमाग में 1/4 ना आ जाए। भाई टोटल किंग होते हैं 4, एक कार्ड निकालना है, 1/4 क्यों नहीं हुआ? नहीं, मुझे समझना है टोटल कार्ड है 52, मैं कोई भी कार्ड निकालूं, कोई भी कार्ड, हर एक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/52 है, क्योंकि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, तो मेरे पास 1/52 होना चाहिए। पर उसने बोला किंग आने की बात, भाई किंग भी 4 हैं, तो हो सकता है किंग स्पेड का, हो सकता है क्लब का, हो सकता है डायमंड का, हो सकता है हार्ट का। तो भाई 4 कैसे, या तो 1/52 या 1/52, ऐसे 4/52 आ गया मेरे पास। ऐसे मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग मिली। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। और ये तभी हो पा रहा है जब हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना। सोचो, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, क्या कि भाई मैंने एक डाई उछाली, एक कॉइन उछाला, हेड आया तो मैं एक और कॉइन उछालूंगा, पर टेल आया तो मैं डाई थ्रो करूंगा। ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस है। एक कॉइन उछालूंगा, हेड आया तो दोबारा कॉइन उछालूंगा, टेल आया तो डाई थ्रो करूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 या एटलीस्ट 4, ऐसे बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, तो क्या आएगा? लेट ए बी द इवेंट, मान लिया ए इवेंट, मान लिया गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, क्या आएगा? मोर देन 4 आने का क्या मतलब है? कौन सा केस है? T5 T6 T5 T6। क्या आप मुझे बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी? सर 2/8 यानी कि 1/4। ओके, बाकी लोग भी बताएं। हाँ सर, यही आएगी। यस सर, सर यही 2/8। बिल्कुल गलत जवाब। अब पूछो क्यों? क्यों सर? यही समझना है, यही सिखाना चाह रहा हूं, इसीलिए तो इतनी मेहनत करके 1/52 1/52 सर लिख रहा था। 1/8 क्या 1/8 दोनों का। 1/8 दोनों का? नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना फिर से। जब आप एक कॉइन उछाल रहे हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आने की भी 1/2 है। तो आप ये बताओ, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताओ। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल मिला के 1/2 बनना चाहिए, यस सर। होना चाहिए। ऐसे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन सबका मिला के टोटल 1/2 कब बनेगा? जब हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। कैसे आया 1/12, ये भी बता देता हूं। देखो, ऐसे भी समझ सकते हो,
टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसीलिए 1/12 हो गया, ऐसे भी समझ सकते। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दोबारा हेड आने की भी 1/2, तो 1/4 हो गया। समझ आ रही है बात? हाँ Yes, सर। sir. तो अब जरा मुझे बताओ T5 T6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/12। यस, 2/12, क्योंकि यहां हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/8 नहीं है। अगर 1/8 होती तभी तो लिखता 2/8। यहां तो वेरी कर रही है, ये 1/4 चल रहा है, ये 1/4 चल रहा है, ये 1/12 चल रहा है। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ऐसे आउटकम जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, सेम होती है, उनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। क्या बोलते हैं? इक्वली Equally लाइकली likely. आउटकम। अब ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ये जो केस है ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही है। वेरी कर रही है तो मैं देखूंगा भैया T5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, कहता 1/12, T6 की क्या है 1/12, 2/12, 1/6, ये मेरा आंसर। ये बात क्लियर है? पहले बताओ। हाँ सर। Yes, sir. तो अब आपसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो ध्यान रखना, अरे भैया ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। अगर इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है तो भैया अलग अलग निकालूंगा इंडिविजुअल, इसकी कितनी है इसकी कितनी है ऐड करके लिख दूंगा। पर इक्वली लाइकली आउटकम है, डाई थ्रो कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक ही बार थ्रो कर रहा हूं, तो मुझे पता है भैया ऑड आने की इवन आने की। ऑड कितने है? 3 है, 3/6 बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इवन कितने? 3 है, 3/6 बोलने में कोई दिक्कत नहीं। कार्ड निकाल रहा हूँ, 52 कार्ड है, कोई भी एक रैंडमली कार्ड निकाल रहा हूँ, चेंज नहीं हो रही प्रोबेबिलिटी। अब मुझसे बोलेगा फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, कहते 12/52, क्योंकि मुझे पता है हर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 है, 12 फेस कार्ड है, 12/52 आंसर आएगा। ऐड करूंगा 12/52 आ जाएगा। ऐसे निकल गया। पर जब वेरी कर रहा है, वेरी कैसे करता है, आपको आपको समझना है कि पहले उसने काम किया, अगर ये आया तो ये करना है, ये आया तो ये करना है। ऐसे केस में आप देखना ये प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही होती। समझ रहे हो? आउटकम इक्वली लाइकली नहीं होते उस केस में। ये बात क्लियर है कैसे हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? हाँ, ओके सर। हाँ सर। ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं, और ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है दे आर इक्वली लाइकली इवेंट। इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। और अगर आउटकम जो अंदर के आउटकम है सैंपल स्पेस में अंदर के आउटकम इक्वली लाइकली है, मतलब हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी 1 से बड़ी नहीं जाएगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? और हमने 11th क्लास में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? सो गए क्या अन्नू? याद नहीं आ रहा? पता नहीं सर। वाह, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन बी। इसे भूल गए तो ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो हमने सेट थ्योरी में भी पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन बी। नहीं पढ़ा था ये? पढ़ा था सर। Yes, sir. अगर इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं ना दोनों तरफ, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं बन जाएगा? जी सर। ये प्रोबेबिलिटी बन गया, ये प्रोबेबिलिटी बन गया।
ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला जो कि बड़ा काम आता है। probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection। पर अगर आपको इसी केस में बोल दिया if A and B are mutually exclusive, तो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिसजॉइंट, मतलब ए इंटरसेक्शन भी कितना? 5 तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन गया? पी ऑफ ए plus P of B। ऑफ बी। बस मुझे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट से याद रखनी है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ऐसे बोलो यूनियन ना प्लस हो जाता है। जब भी डिसजॉइंट होते हैं ना तो यूनियन बन जाता है प्लस। तो फिर तो मैं ये भी बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन होता है? नो सर। तो ये क्या बन जाना चाहिए? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्या ये सैंपल स्पेस नहीं होता? पी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, यहां हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 आएगी। तो यहीं से हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का रिवाज चला कि भाई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा? 1 माइनस पी ऑफ ए, कि भाई 1 में से माइनस कर दूंगा पी ऑफ ए, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट। इसे आप छोटी क्लास में पी ऑफ नॉट ए भी बोलते थे या पी ऑफ ए बार भी बोलते थे, है ना? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 1 माइनस पी ऑफ ए निकाल दो। ये क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है? जी सर। यस सर। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था 11th क्लास में। सर ये 11th में पढ़ा था हमने, याद नहीं आ रहा सर, है ऐसा तो लगा। यस सर। कोई बात नहीं, मैंने इसलिए याद कराया कि प्रोबेबिलिटी वीक ना पड़ जाए। प्रोबेबिलिटी हमें अच्छे से आनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। जो कोई भी टर्म हमारे सामने आ रही है तो उसमें हम वीक ना पड़ रहे हो। अगर हम कॉमन सेंस से प्रोबेबिलिटी निकाल पा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी अच्छी चल रही है। कॉमन सेंस से काम नहीं चल रहा, फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, प्रोबेबिलिटी में गड़बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ी। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा है अभी तक, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो है, ये सब बनाए हुए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कैसे बनाया था ये मैं आपको 11th क्लास में सिखा चुका हूँ। ठीक है, अभी तक सिर्फ कॉमन सेंस से बताया कि कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाला, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स कैसे बना, ये हमने पढ़ लिया। अब जो पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप वो बता दोगे तो कंडीशनल पढ़ाऊंगा। भाई एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, एक सिचुएशन है। भाई आपके घर के सामने एक घर है, सबके घर के सामने एक घर हो सकता है ना? कहते सर नहीं हमारे घर के सामने रोड है। मेरे घर के सामने पेड़ है। कोई बात नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ आस पड़ोस में ले लो, साइड में ले लो, ठीक है, आमने सामने मत लो, साइड में ले लो। घर में एक साथ वाले घर में, या पड़ोसी बोल देता हूँ, तुम्हारे पड़ोसी के घर में 2 बच्चे हैं। बताओ, पहले बताओ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? पड़ोसी के घर में 2 बच्चे हैं, क्या हो सकता है वो? क्या हो सकते हैं मतलब? हमारा दोनों लड़के हुए दोनों। और एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का और एक दोनों लड़की लड़कियां। और
एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की, ये एक से केस नहीं है। यस सर, ये दोनों तो एक ही बात हो गई। नहीं सर, एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। बहुत बढ़िया, यही बात समझनी नहीं है, एक छोटा और एक बड़ा है। इसमें मजाक नहीं था, ये रियलिटी थी कि भाई एक छोटा बड़ा भी तो हो सकता है। पहले वो जी पैदा हुई है, बाद में भाई पैदा हुआ है, या ये भी हो सकता है पहले भाई पैदा हुआ है, बाद में गर्ल पैदा हुई, लड़की पैदा हुई है ना, तो ये भी हो सकता है। तो ये हमारे 4 केस बनेंगे, ये तो क्लियर है सैंपल स्पेस। यस सर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ भाई 2 बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉयज। 1/4। शानदार, बिल्कुल बढ़िया, 1/4। कोई दिक्कत किसी को? 1/4 प्रोबेबिलिटी 2 बॉय आने की प्रोबेबिलिटी। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 बॉयज। अरे मैं एक बात तो बताना भूल गया तुम्हें। क्या उस घर में ना, तुम्हारे जो पड़ोसी है उस घर में कम से कम एक लड़का है? अब बताओ 2 बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। कम से कम 1/3। एक लड़का है भाई, 0 कैसे हो जाएगी 2 बॉय आने की प्रोबेबिलिटी? कम से कम एक लड़का का मतलब समझ रहे हो? सर 3/4। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो? कम से कम एक लड़के की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, हमें निकालनी है 2 बॉय आने की प्रोबेबिलिटी। पर मुझे एक बात पता है, क्या पता है? कि इस घर में कम से कम एक लड़का है। सो 1/3। 1/3। शुभ्रांशु बताओ यार, सबको बताओ, सब पता नहीं क्यों उल्टी उल्टी बातें कर रहे थे अभी, क्यों? सर मैंने 1/3 बोला था तुमने? यस। ओके चलो ठीक है, तो ये तो बताओ 1/3 क्यों बोला? सर क्योंकि कम से कम एक लड़का मतलब पहले तो ये बीबी वाली हो गई। ये बीबी वाली नहीं हो गई, 2 बॉय हो सकते हैं, 2 गर्ल बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकते हैं। 2 गर्ल का हाँ। केस खत्म हो गया ना, 2 गर्ल नहीं आ सकती, मतलब सैंपल स्पेस हो गया छोटा। ऐसे समझो सैंपल स्पेस हो गया छोटा। क्यों हो गया छोटा? क्योंकि मैंने आपको बात बताई है क्या, कि कम से कम एक लड़का है। अब आपसे पूछा जा रहा है 2 बॉय आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने बोला 1/3। ये ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। यही 3 तो केस हो सकते हैं। फिर इन 3 में से एक की बात करनी है, 2 बॉय की 1/3 आ गई। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ये जो बात मैंने गिवन करी, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये कंडीशन मैंने गिवन कर दी। जब आपको कोई कंडीशन देके प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करे, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। वहां से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल पाते हैं। कैसे? मैंने अब इसको पी ऑफ ए नहीं लिखूंगा मैं ऐसे। क्यों? इसमें क्यों गड़बड़ी है? कहता है इसमें कंडीशन पता है। क्या कंडीशन पता है? मान लेता हूं जो मेरे को कंडीशन पता है मैं उसको बी मान लेता हूं। बी क्या कंडीशन है? कहता है कम से कम एक लड़का है। ये कंडीशन पता है मुझे। अच्छा ये कंडीशन पता है, तो ये कंडीशन पता है तो इसको लिखेंगे कैसे? अब मैं इसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना लिख के बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर। वेयर बी इज ऑलरेडी अकर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर, मतलब बी पहले से ही है। या फिर ऐसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। गिवन दैट बी का मतलब बी गिवन है। ये क्लियर है बात? ये डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं लिखी जाएगी। क्यों? फिर इसमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? फर्क भी तो करना है ना। ये बात क्लियर है? बोलते क्या है इसको, ठीक ये है। बोलना, आपकी आवाज कट रही थी। मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर। ठीक है? या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
गिवन दैट बी, ये भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर। समझ आ रही है बात? हाँ सर। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पर ये तो कॉमन सेंस से निकाल दी हमने, है? कोई फॉर्मूला लगाया हमने? नहीं सर। नहीं सर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कॉमन सेंस से निकल गई। पर हम चाहते हैं कि भैया ये पूरी दुनिया इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जब इस्तेमाल करे ना, तो उनको समझ आए, उनके पास एक फॉर्मूला हो कि भाई ये सिचुएशन है, सैंपल स्पेस है, ये कंडीशन गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लो जी ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आना चाहिए। और अगर मुझे इसको कंप्यूटर के अंदर लगाना है, कोई या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है, तो भैया फॉर्मूला तो चाहिए। तो फॉर्मुलाइज करते हैं इसको। कैसे फॉर्मुलाइज करेंगे? देखो, क्या आपको नहीं लगता कि जो कंडीशन गिवन हुई है वो सैंपल स्पेस बन गया है? हाँ, यस सर। वो सैंपल स्पेस बन गया है ना। सोचो, अगर मैं आपको बोलता कि मुझे पता है कि इस घर में कम से कम एक लड़का है, अब बताओ 2 गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या बोलते आप? 0। बिल्कुल 0 बोलते आप, क्योंकि गर्ल है ही नहीं, 0, दोनों गर्ल तो है ही नहीं। तो सैंपल स्पेस से बाहर की बात पूछोगे, प्रोबेबिलिटी तो 0 ही आएगी। तो ये बात समझनी है कि मेरे पास जो कंडीशन गिवन हुई है वो अब मेरा सैंपल स्पेस का काम कर रहा है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है वो उस गिवन कंडीशन के अंदर से ही आनी चाहिए, है ना? वो गिवन कंडीशन के अंदर से ही आनी चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी एक्चुअल में ए और बी का इंटरसेक्शन जो है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी है, नहीं है? नहीं लग रहा आपको? ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, क्योंकि अगर ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं होता तो फिर तो 0 ही आता आंसर। जैसे मैंने जी हाँ की बात सर। करी, अगर मैंने बोला 2 गर्ल का आना, ए इवेंट होता 2 गर्ल का आना, फिर मैं बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कहता फाई, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। एक्चुअल में ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, और डिनोमिनेटर में जो सैंपल स्पेस है, अब यहां सैंपल स्पेस बन गया बी, बी बन गया सैंपल स्पेस। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये 1/3 आ गया। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा दोनों में, कहता बी बी। आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर आ रही है, पर बीच में थोड़ी कट रही थी पहले। अब मैंने सोचा यार ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ना मैं प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैंने सोचा, मैंने नहीं सोचा, जिसने बनाया उसने सोचा कि भाई इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा। इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड करूंगा, ऊपर बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी और नीचे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप एक फॉर्मूला लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लिखो और बी की प्रोबेबिलिटी लिखो, डिवाइड कर दो, आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाए। एक एग्जांपल से समझें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, जरा देखो। मान लो कि क्या है, एक इवेंट है ए, इवेंट नहीं सैंपल स्पेस लेता हूं, और वही एग्जांपल लेता हूं, क्या, एक कॉइन को उछाल रहा हूं, हेड आया तो हेड हेड आया तो कॉइन उछालूंगा दोबारा, और टेल आया तो डाई थ्रो करूंगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक, आपको पूछ रहा है
find the probability of getting a number more than 4 if it is given that there is at least one tail. If it is given that there is at least one tail, तो जो गिवन करना उसको बी मानना और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मान लेना। तो भाई हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहा है? T5 T6 की। पर कंडीशन क्या गिवन कर रहा है? देयर इज एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल में कौन कौन आएगा भाई? HT आएगा, T1 आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा, T5 आएगा, T6 आएगा। ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर। सर एक बार और समझा दो, मेरे को नहीं आया समझ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक कॉइन उछालो, हेड आया तो दोबारा कॉइन उछालना है, टेल आया तो डाई थ्रो करनी है, जो हम सैंपल स्पेस पहले बना चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 व्हेन या गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल। देयर इज एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब कम से कम एक टेल तो आ ही रहा है। एक टेल का तो HT भी केस है, T1 भी है, T2 भी है, T4 भी है, T6 भी है, पूरा है? हाँ सर। मतलब वो चाह क्या रहा है? वो चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B निकलवाना ना, वो यही तो चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले फॉर्मूले के हिसाब से A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B वही T5 T6 ही है। जरा मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आएगा? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। बोलो भाई बोलो। मैं लिख दूं 1/4 1/12। हाँ 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 इक्वली लाइकली नहीं है आउटकम, तो 2/12 आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1/6। जरा बी की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई कितना है? बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? HT की तो 1/4 है भाई। सर 2/7। HT की 1/4 है, इस पूरे की मिला के 1/2 है ना? 1/12 1/12 6 टाइम करूंगा, 6/12 1/2 आ जाए, जो कि आंसर कितना रहा? कहता है 3/4। 2/7 का ये बात की भाई लड़की क्या बात करती है? अभी क्या बताया था? बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, सॉरी। इंडिविजुअल देखना पड़ेगा, इक्वली लाइकली आउटकम नहीं। ओके। समझ आ रही है बात? हाँ। अब आपसे पूछ रहा है बताओ भाई ए के आने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी अकर है, जब मुझे पता है कि कम से कम एक टेल तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि 1/6 है, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि 3/4 है। आंसर कितना आ रहा है? ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स 2/9 आंसर आ रहा है। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं भाई? कॉमन सेंस क्या कहती है हमारी इस क्वेश्चन को करने के लिए? कॉमन सेंस ये कहती कि भाई मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये मुझे कंडीशन गिवन है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लिखनी है। ये बात समझ आनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी 2/12 है और ये प्रोबेबिलिटी 3/4 है। समझ आ रही है बात? कॉमन सेंस ये कह रही है, ये सैंपल स्पेस का काम करेगा, ये मुझे समझ आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके अंदर से। मैं देख रहा हूं ये 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन, मैं अगर ये इक्वली लाइकली होता मैं डायरेक्ट लिखता 2/7 आंसर, बट इक्वली लाइकली नहीं है इसलिए अलग अलग लिखना पड़ा 2/12 ओवर 3/4। समझ आ रही है बात? मैं इंटरसेक्शन नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए बी में से, तो ये सैंपल स्पेस मेरा ये है, ये नहीं, क्योंकि मुझे तो ये कंडीशन पता है, मुझे पता चल गया एच तो है ही नहीं, कम से कम एक टेल आता है, तो एच का कोई केस ही नहीं है यहाँ पर। समझ आ रही है बात? ओके सर। ये हमें समझ आ रहा है यहाँ पर
यही आपका एग्जाम्पल 7 है। आप क्वेश्चन करना एनसीईआरटी के बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये आपका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा था? सर एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसा है सर वो बता दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को देखो जरा, एच टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैंने क्या बोला, जब हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम हर एक इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, हर एक इंडिविजुअल आउटकम की। अगर वो इक्वली लाइकली नहीं है तो, इक्वली लाइकली है तो डायरेक्ट लिख देते 7/8 ऐसे लिख देते, पर इक्वली लाइकली नहीं है भाई। एच टी कितना है? कहता 1/4। T1 कितना है? 1/12 1/12 1/12। 6 बार 1/12 लिखता, 6/12 लिखता, ऐसे लिख लो तुम, 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लूंगा 3/4 आंसर आ रहा है हमारा। समझ आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर आपसे ये कोई पूछता, बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट क्या आएगा, तो आप क्या बोलते? सर 9/2। नहीं, इससे मत पूछो, इसमें नहीं, मैं फॉर्मूला पूछना चाह रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए क्या होता है? सर सर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बी अपॉन इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अपॉन, हाँ। और ये जो तुमने 9/2 बोल के बहुत बड़ा मजाक किया ना, है ना, 9/2 का मतलब समझ रही हो? 1 से बड़ा, मतलब 4.5 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ जाती। सॉरी। भूल से भी ऐसे काम नहीं करने, ठीक है? अरे बी बाय ए, अच्छा उल्टा करना है क्या? सिंपल क्वेश्चन देते सर आप भी, है ना? ऐसे नहीं खेलना, कॉमन सेंस को पहले प्रायोरिटी देनी है, ओके सर। ठीक है? इसे कॉमन सेंस नहीं बोलते, इसे रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा, रिएक्ट कर दिया तुमने, तो रेस्पॉन्स नहीं था ये। बी गिवन दैट ए हो गया बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ बी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब सोचो, आपसे पूछता बताओ कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब आपको पता है कि भैया T5 और T6 ही आएगा। तो इन दोनों में कॉमन T5 T6 है और डिनोमिनेटर में भी वही है, तो क्या आंसर आता है भाई? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती? बताओ। एक बार दोबारा बोलना क्वेश्चन। क्वेश्चन यही मैंने इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल रहा होता कि भाई प्रोबेबिलिटी बी गिवन दैट ए निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन है अभी आपका कितना आया था? 1/6। और ए इंटरसेक्शन भी बी इंटरसेक्शन ने एक ही तो बात होगी। बात एक ही है, तभी तो मैंने 1/6 लिखा है, मैंने कौन सा बोला नहीं है। और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये भी 1/6 ही आएगी, ये तो 1 आंसर आ रहा है। क्यों 1 क्यों आ रहा है भाई आंसर? सर क्योंकि नीचे ही 1/6 है। बात ये है, बात कॉमन सेंस की ये है कि मुझे पता है कि भैया T5 और T6 ही आएगा, मुझे पता है कि T5 T6 ही आएगा। अब आपसे कोई पूछे एक कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके अंदर से ऐसे बोलो मेरे पास और कुछ है ही नहीं, T5 T6 ही है, तो यही दोनों आएंगे ना फिर तो। यस सर। मेरा सैंपल स्पेस है, T5 T6 ही सैंपल स्पेस है, इसका मतलब ये है कि भैया T5 T6 ही आएगा। 2/2 आंसर है, ऐसे आ रहा है ना? हाँ सर। ऐसे समझना है, 2/12/2/12 ही बन रही है, तो 1 आंसर आ रहा है। वैसे 2/12 क्या डायरेक्ट बोल सकते थे कि 1 आंसर है। ये क्लियर है आपको? जी सर। अभी आप एग्जाम्पल करेंगे पहले, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। बाय। मैंने सबसे टफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया इस एक्सरसाइज का, इस कंडीशनल का।
और कोई नहीं टफ इसमें, सब सबसे बढ़िया यही था एग्जाम्पल 7, बाकी सब आप ऐसे ही खेल जाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन सेंस से तो सर सॉल्व हो दोबारा जाएगा। करना एग्जांपल 7, क्या दोबारा करना एग्जांपल 7 फिर? अब दोबारा करना है इसको, ठीक सर है, मतलब 13.1 करके लानी है। 13.1 करके लानी है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ओके सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय सर। बाय सर, गुड इवनिंग। गुड Bye. इवनिंग।